जय हिंद साथियों। कैसे हैं वे सभी लोग? बढ़िया। आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त हैं। तो ज्योमेट्री की पूरी क्लासेस के बाद में अब शुरू हो रहा है क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन। इस वाले चैप्टर में हम लोग क्षेत्र को मापना सीखेंगे। क्षेत्र को मापने के लिए परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन के कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो शुरुआत हम लोग वहीं से कर रहे हैं। मेरा नाम है राहुल सोनी और मेरे सभी स्टूडेंट मुझे प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। आइए आज की क्लास के पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो समझिए, ज्यामिति में अपने एंगल्स को से रिलेटेड सारी बातों पर चर्चा कर ली है, सारी बातों को सीख लिया है, डिस्कशन हो गया उस पर। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मेरा नंबर आप सबको पता है। मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति में हम लोग क्षेत्र को मापने से रिलेटेड जितने कंटेंट की जरूरत पड़ती है, जिन जिन आकृतियों की जरूरत पड़ती है, उन सभी आकृतियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी जिस इमेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस इमेज में वन डायमेंशन से रिलेटेड कोई बात नहीं आती है, या फिर कुछ भी पढ़ना नहीं होता। लाइंस और एंगल से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपने ज्यामिति में सीखी। क्षेत्रमिति में आपको दो इमेज के बारे में पढ़ना होता है। एक ऐसी जो 2D हो, समतल प्लेन पे बने, द्विविमीय आकृति हो, और एक ऐसा जो 3D हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें होती है, उन आकृतियों के बारे में। तो नाम अगर आपको याद होंगे तो आपने पढ़ा है त्रिभुज सभी टाइप के, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज। आपने वृत्त के बारे में वहां पर पढ़ा। इन सभी आप इमेज के बारे में यहाँ भी सीखेंगे। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पतंग और समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद में सीधे आएंगे हम लोग 3D पे। घन और घनाभ, बेलन और शंकु, गोला और अर्धगोला, इसके अलावा प्रिज्म और पिरामिड से रिलेटेड भी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए एक एक चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, साथ में चलते हैं। देखिए, बात होती है, शुरुआत होती है हमारी इस क्लास की पेरीमीटर से। किस चीज़ से शुरुआत होती है? परिमाप से। जहाँ भी समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप मेरे से पूछिएगा जरूर, ठीक है। परिमाप का शाब्दिक अर्थ है बाबूजी परि प्लस माप का, मतलब परि से है बाहरी चीज़ से, और माप मतलब मापना। तो जो बाहर वाली लेंथ होती है ना, उसको हम लोग अगर माप लें तो इसका मतलब है हम लोग परिमाप बता रहे हैं, ठीक है। माप से रिलेटेड मतलब क्या है भाई? माप वर्ड का मतलब मापना, और जो परि का मतलब होता है इसकी बाहरी, ठीक है। सो मैं बाहरी जो लाइन्स है ना, उसको मापने से रिलेटेड जो बात करेंगे वो कहलाएगा परिमाप, जो भी बाहर वाली लाइन्स बनेंगी। अब बाहर लाइन किन किन आकृतियों में बनता है? सबसे छोटे पॉलीगन से शुरू करेंगे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल इमेज से, ठीक है। सो परिमाप होता क्या है? जितनी भी बाहरी भुजाएं हैं, ठीक है, उन सभी बाहरी भुजाओं का योगफल, आई मीन सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का जो योग है ना, वो कहलाता है परिमाप। देखिए, अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस क्लास में, बाकी हम लोग जो शुरू करेंगे ना, इसको एक एक इमेज उठाया जाएगा, उससे रिलेटेड जितने सवाल आते हैं सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में, फिर दूसरी इमेज को उससे सवाल, फिर तीसरी इमेज को उससे, कॉम्बिनेशन वाले भी क्वेश्चंस बीच बीच में चलेंगे। ये क्लासेस ज़्यादा हो जाएंगी मेंसुरेशन की, इसको पूरा देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके जो नोट्स होंगे वो बगल में दिख जाएंगे, और उस नोट्स को भी जरूर उससे रिलेटेड नोट्स अपने भी बना लीजिएगा हार्ड कॉपी में, ताकि जब भी कभी रिवीजन करना हो ना तो पूरी क्लास देखने की जरूरत ना पड़े। एक बार नोट्स अपना उठाओ कॉपी पेन और पूरा एक बार नज़र दौड़ा लो कि अगर ऐसा सवाल आता है तो ऐसे करना है, या इसका कॉन्सेप्ट ये वाला होता है, ठीक है। चलो भाई, सो सभी भुजाओं का जो योगफल है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये कहलाता है पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। अब जितनी भी भुजाएं होंगी उस वाली इमेज में, किस वाली इमेज में? लाइक इस वाली इमेज में। जैसे इमेज के बारे में बात करें तो हम लोग बनाए थे अगर ट्रायंगल, तो त्रिभुज में त्रिभुज कोई भी बना सकते हो भाई, चाहे जैसा ट्रायंगल बनाओ। लाइक दिस आप बना लो स्केलेन, ठीक है, आप बना लो स्क्वायर, आप रेक्टेंगल बना दो, कोई भी इमेज बनाओगे ना, उस इमेज में जितनी बाहरी भुजाएं हैं ना, उन सबको अगर मैं जोड़ लूंगा तो मेरे पास बन जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब पेरीमीटर। जैसे अगर हम ट्रायंगल में 3 साइड रख रहे हैं ए बी सी, तो इसमें जो परिमाप होगा, पेरीमीटर जो होगा, वो हो जाएगा तीनों भुजाओं का योगफल ए प्लस बी प्लस सी। वहीं अगर समबाहु त्रिभुज होता तो 3 बार सेम भुजाओं को जोड़ लेते, 3a हो जाता, 3 बार भुजाओं को जोड़ेंगे तो। यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, चारों बराबर हैं वर्ग में, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर में अगर सभी साइड्स बराबर होती ना, 4 बार भुजा को जोड़ा जाएगा। अगर ये आयत है, आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर, एल एल बी बी, तो 2 बार लंबाई जुड़ेगा, 2 बार चौड़ाई जुड़ेगा, 2 टाइम्स कॉमन आ जाएगा, एल प्लस बी आएगा। ये मत समझना कि यहीं पे बता के छोड़े दे रहे हैं,
इस चीज़ पर जब भी इमेज में बनेंगे सवाल तो पहले हम इमेज की सारी प्रॉपर्टीज को फिर से लिखेंगे, एरिया, विकर्ण और पेरीमीटर का, उसके बाद में इस टॉपिक के क्वेश्चन शुरू होंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है पेरीमीटर का। जितनी भी बाहरी भुजाएं होंगी उन सभी को हमें जोड़ना है, तो परिमाप। अब सवाल कभी कभी परिमाप भी सीधे पूछा जाता है, कभी कभी दूसरी टाइप से लैंग्वेज दे देंगे। एक खेत है, उसमें बाड़ लगाना है, उसमें तार से उसको बाउंड्री बनानी है, तार की लंबाई कितनी हो जिससे हम पूरी बाउंड्री को कवर कर सके, लंबाई चौड़ाई दे दी जाए। समटाइम्स डायगोनल भी पूछा जाता है, डायगोनल दे करके भी इसका पेरीमीटर, एरिया दे करके भी पेरीमीटर। याद ये रखना है कि पेरीमीटर हम तभी बता पाएंगे जब हमें सभी साइड्स के बारे में पता होगा। ठीक है, इधर आ जाओ। तो भाई एक स्क्वायर में मैंने उसमें भी बताया, किस में बताया भाई, आपको हमने सिखाया था मीन्स ज्योमेट्री में, कि इसमें जो आइंस्टीन साहब का डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च, उस दिन पाई दिवस मनाया जाता है। नहीं देखा होगा तो वो वाली वीडियो देखिएगा जरूर। पाई डे कब मनाया जाता है? 14 मार्च, क्योंकि पाई वाला जो वैल्यू है 3.14, 3.14 आइंस्टीन साहब के डेट ऑफ बर्थ को शो करता है। मार्च कैलेंडर का तीसरा महीना है, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 वो हो गया और 14 मतलब डेट। सो 3.14 जो पाई की वैल्यू है वो इनके डेट ऑफ बर्थ को शो करती है, दैट्स वाई उस दिन पाई डे मनाया जाता है। 3.14 जानते हैं फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, पाई एक रेशियो होता है, और वो रेशियो किसके किसके बीच में होता है? इसकी परिधि और इसके व्यास की। तो समझिए ना, परिधि वर्ड का यूज हम तभी करेंगे जब बात हो रही होगी सर्कल का, और परिधि वही है पेरीमीटर। ये जो बाहरी वाली लंबाई है ना, इस वाले को बोलते हैं सरकमफेरेंस या फिर परिधि, सरकमफेरेंस या फिर परिधि। सेंटर से इसकी डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस, और इसका जस्ट डबल होता है डायमीटर अर्थात व्यास। तो जो व्यास होता है ना वो 2r होता है, r प्लस r करके, ये तो r है, r प्लस r। अगर मैं व्यास का गुणा इसमें कर देता ना तो मुझे परिधि का मान मिल जाता। मतलब सर्कल में अगर मुझे परिमाप निकालना है, इसको मुझे जोड़ना है, लंबाई को गिनना है, काउंट करना कितनी लंबाई में है, तो हम 2πr करेंगे। पाई का मान 22/7 रखना होता है, और रेडियस जो भी हमको यहाँ पर मिल जाए। तो इस तरह से हम पेरीमीटर बता देंगे, मतलब सभी भुजाओं को जोड़ करके। अब बात आती है कि एरिया कैसे बताएंगे, एरिया कैसे बताएंगे, और समझते हैं। क्षेत्रफल का एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो मैं जल्दी बताता नहीं हूँ किसी को। कहने के मतलब बता देता हूँ, ऐसा नहीं है, पर आप तो जानते हो ना, थोड़ी सी मतलब समझ रहे हो ना। एरिया के लिए सुनिए ना, मेरी बात सुनो। क्षेत्रफल के लिए आपने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन सब से हटके आओ। मेरी क्लास में है तो भाई कुछ ना कुछ नया मिलेगा तुम्हें जरूर, मानते हो कि नहीं? क्षेत्रफल अगर आप अभी तक रटते आए हो तो मैं कह रही रटो ना, एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को समझो, और उस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी 2D इमेज का जो एरिया है वो बता दोगे। ठीक है, क्षेत्रफल आपकी सोशल लाइफ में भी बहुत यूज होगा। अभी नौकरी लग जाएगी, जमीन वगैरह खरीदोगे, है कि नहीं, प्लॉट वगैरह खरीदोगे, घर बनवाओगे, जब फर्श बनेगी टाइल्स लगवाओगे, घर में पानी की टंकी रखवाओगे, है कि नहीं। तो इन सब से यूज रिलेटेड सवाल यहाँ पर बनेंगे, और सबसे बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस बनेंगे। कर पाएंगे तभी जब हम लोग इनका कॉन्सेप्ट को समझ लें। एरिया क्या होता है बाबूजी, आप समझते होंगे या आपको पता होगा शुरू से भी कि एरिया क्या होता है भाई, कि कोई 2D इमेज हो, द्विविमीय आकृति, वो जितना स्थान घेर लेगी, ठीक है, ढक लेगी, उस उतना बार जो होगा ना, उस स्थान उसका एरिया कहलाएगा। जैसे ये मैं मोबाइल है, तो इस मोबाइल का जो सरफेस है ये नीचे वाला, जमीन पे रखूँ तो जितना एरिया ये कवर कर रहा वो वाला जगह हो गया, जितना मतलब जगह घेर रहा वो वाला हो गया एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया इतना हुआ, जितना स्थान घेरता है। ये तो किताबों में भी लिखा, लेकिन जो हमें फार्मूला पढ़ना है ना, रटना है, जो हमें फार्मूले याद करने हैं, वो बने कैसे, सिस्टमेटिक चीज़ों का विकास कैसे हुआ, उन चीज़ों पर आते हैं, उन चीज़ों को सीखते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज एरिया, तो सुनिए, एक बात लिख लीजिएगा, वन यूनिट, हमने हमेशा ऐसे बताया आपको, वन यूनिट जो भुजा होगी, उस भुजा वाले वन यूनिट भुजा वाले जो वर्ग होंगे ना, उन वर्गों की, वन यूनिट भुजा वाले वर्गों की कुल संख्या, वन यूनिट भुजा वाले वर्गों की कुल संख्या, दिस इज द एरिया। बात समझ में आई कि नहीं? क्षेत्रफल क्या होता है? वन यूनिट भुजा वाले स्क्वायर की कुल संख्या, वर्गों की कुल संख्या। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मैं बता रहा हूं कि ये क्या है। जैसे हमने कहा बाबू, बाबू कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो शेयर करियो। हमने कहा ये छोटा सा एक स्क्वायर है,
आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया स्क्वायर है, तो मैंने कहा एक और ले लो, आयत है ये। अभी देखो ना, इसकी साइड अगर मैं एक एक रख रहा हूं, सभी साइड एक एक है, ये साइड है मीटर में, ये भी मीटर में है, तो इस इमेज में कितना वर्ग बना है, ध्यान से सुनो, तो आप कहेंगे सर जी एक वर्ग बना है, ऐसा वर्ग बना है जिसकी साइड मीटर में है, मैं यहाँ मीटर लिख दूं, तो भाई एक वर्ग बना मीटर वाली साइड का, ये कहलाएगा क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? मतलब 1 मीटर लंबाई का 1 मीटर चौड़ाई का एक स्क्वायर है इस वाली जगह पे। अब अगर मैं कह दूं कि मेरे पास में एक इमेज ये है और इसकी लंबाई थी 5, इसकी चौड़ाई है 2, ठीक है, और ये वाली जो लंबाई चौड़ाई है ना वो भी मीटर में है, ये मैंने बोल दिया, इसकी भी लंबाई चौड़ाई किस में है, मीटर में। तो अगर बाबूजी ये मीटर में है, 5 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि जो 2 मीटर है उसको मैं 1 1 में तोड़ लूं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी 1 1 यूनिट वाले भुजा वाले स्क्वायर की संख्या, और जो 5 था इसको 5 भागों में बांट दूं, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा है, ये चौथा, पांचवा। अगर मैं सभी साइड 1 1 1 1 1 रख रहा हूं, ये 1 1 1 हो गया, ठीक ना, 1 मीटर ये है, ये 1 1 मीटर है। अब आप मुझे बात समझ के बताओ, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां से शुरू हुआ है क्षेत्रफल। ध्यान से सुनिएगा, पहली बार अगर मैथ्स पढ़ रहे हो, आजीवन कभी नहीं पढ़े हो, अभी तक की लाइफ में कभी नहीं पढ़े हो, तो जो बता रहे हैं ना, इससे पूरे जीवन भर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है, सीरियसली। तो भाई मैंने गिना 1 2 3 4 5, ऐसे 5 और 10 हो गए, तो 10 क्या बने, वर्ग बने। अब इसी 10 वर्ग ऐसी साइड जिसमें इसकी भुजा कैसी, मीटर में, तो मीटर लिख दूंगा, सेंटीमीटर होता सेंटीमीटर, और ये हो गया क्षेत्रफल। अब ये जो क्षेत्रफल हुआ ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नंबर ऑफ स्क्वायर गिनने हैं, लेकिन ऐसे नंबर ऑफ स्क्वायर जिनकी साइड 1 के यूनिट में हो, 1 1 सेंटीमीटर, 1 1 इंच, 1 1 फुट, 1 1 मीटर, 1 1 किलोमीटर, कुछ भी ऐसा। एग्जाम्पल के लिए एक ठो बात और समझो, लोग कहते हैं भाई कि यूपी का जो क्षेत्रफल है, इससे क्या समझ में आया, उस चीज पर आते। उत्तर प्रदेश का जो एरिया है लगभग है, लगभग बता रहे, लगभग कह रखते हो 2 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि भाई 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, ऐसे अगर मैं स्क्वायर बनाऊं ना, 1 किलो, आप समझ रहे हो ना, किलोमीटर कितनी दूरी तक की लंबाई हो गई। जहां पे बैठे हैं छत पे जाके देखो 1 किलोमीटर कितना लंबा हो गया, 1 किलोमीटर इधर कितना लंबा हो गया, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, ऐसे अगर मैं स्क्वायर बनाऊं तो अपने यूपी में कितने, लगभग 2 लाख वर्ग बन सकते हैं। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। आपने कोई जमीन खरीदी है, उस जमीन को मैं बोलूं कि भाई 2000 वर्ग फुट आपने जमीन खरीदी, 2000 वर्ग फुट या 2000 स्क्वायर फीट, इसको बोलेंगे 10 मीटर स्क्वायर, इसको 1 मीटर स्क्वायर, मतलब ऐसे अंग्रेजी में। तो 2000 वर्ग फुट से मतलब क्या समझ में आता? 2000 वर्ग फुट का मतलब है मेरे पास एक ऐसी जमीन है जिसमें 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई के टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे? 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा अगर मैं स्क्वायर बनाऊं तो वहां पे बाबूजी कितने बनेंगे स्क्वायर? बताओ। 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा, टोटल 2000 स्क्वायर बन सकते हैं स्क्वायर, इसलिए उसका एरिया था 2000 वर्ग फीट। अगर इतनी बात समझ में आ रही तो ये बेसिक है, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। फर्श पर टाइल्स लगाना हो, लंबाई चौड़ाई दे दी जाए और पूछा जाए बताओ कितने टाइल्स लगेंगे, टाइल की साइड दे दी जाए, तो जैसे हम नंबर ऑफ स्क्वायर गिन रहे हैं ना इसमें, वैसे ही नंबर ऑफ टाइल्स गिन लेंगे। मतलब यहाँ पे एक एक यूनिट में देख रहे थे तो पूरे को हम लोगों ने 2000 से 1 1 से भाग देंगे तो 2000 आएगा। जब एक टाइल की लंबाई चौड़ाई पता चल जाए तो उससे पूरे क्षेत्रफल को भाग देंगे, टाइल्स की संख्या पता चल जाएगी। खेत में क्यारी बनाना हो, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना, बहुत आसान सा टॉपिक हो जाता। अब जरा बात करते हैं भाई कि जो बाकी इमेज बनेंगे, लाइक ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, इन सब से अगर मुझे एरिया निकालना हो, फार्मूला कैसे बना, लंबाई गुने चौड़ाई कैसे बना, 1/2 बेस इंटू हाइट कैसे बना, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे बना, इन सब पर बात करते हैं डिटेल्ड, और देखते हैं कि एरिया का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, फिर और आगे बढ़ेंगे। ठीक,
चलो, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है कि 1 यूनिट वाला जो साइड हो, 1 यूनिट साइड वाले जो स्क्वायर की संख्या होगी ना, नंबर ऑफ स्क्वायर, वो कहलाता है क्षेत्रफल। अब इसका यूज देखो, जब भाई मैंने इधर 5 लंबाई दिया, 2 दिया, तो आपने एक एक में तोड़ा फिर जोड़ा ना, तो एक एक में तोड़ के जोड़ने से हमको ये पता चला कि जब 5 लंबाई है तो भाई 5 स्क्वायर इधर बनेंगे, 2 इधर चौड़ाई थी तो 2 स्क्वायर इधर बनेंगे, 5 को मैं 2 बार जोड़ूंगा 10 आएगा, तो 5 को मैं 10 बार जोड़ने, 2 बार जोड़ने से अच्छा या ऐसे डिवाइड करने से अच्छा कि 5 का गुणा डायरेक्ट 2 में कर लेते तब भी तो 10 आता। अरे नंबर ऑफ स्क्वायर तो उतना ही आता, जितनी लंबाई जितने चौड़ाई 1 के यूनिट में उतने स्क्वायर बनेंगे। बस यहीं से कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर हम बेस का गुणा हाइट में कर लें तो हमें क्षेत्रफल मिल जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाइट बाबू हमेशा लिया जाता है 90 डिग्री पर। किस पर? 90 डिग्री पर। कभी तिरछा कोई इमेज होना तो उस पर नहीं। जैसे इस बोर्ड की ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसकी चौड़ाई के साथ में कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होता, पता चला 6 फीट लंबाई का बोर्ड है, 4 फीट चौड़ाई है एग्जाम्पल के लिए, या 6 फीट 4 है, तो 6 को मैं 4 बार जोड़ूंगा, 6 6 6 4 बार, उससे अच्छा 6 का गुणा 4 से कर ले, 6 चौके 24 स्क्वायर फीट बोर्ड का एरिया हो गया। ये बात समझ में आ गई, बेस इनटू हाइट। अब आप जरा समझिएगा, ठीक है। बाकी ये जो मैंने बताई इससे आप आइडिया लगा सकते हो एक ठो, क्या कि जैसे कोई बोले हमारे पास हमने 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आपके मन में आइडिया होना चाहिए कि 1 फीट लंबा कितना हुआ, 1 फीट चौड़ा कितना हुआ, और ऐसे लगभग कितने स्क्वायर बन सकते हैं, तो कितनी दूरी हो जाएगी। आइडिया लग जाता है, आसान हो जाता है थोड़ा सा समझना चाहिए। आप घर पे बैठे हो, आप जिस घर पे बैठे उसके फर्श का क्षेत्रफल देखना है, तो उसकी लंबाई कितनी देख लो, चौड़ाई कितनी देख लो, लंबाई गुने चौड़ाई कर लो, तो उसका एरिया एक आइडिया लग जाता है। भले ये अप्रॉक्सीमेट आप आसपास रहेगा, एग्जैक्ट ना बता पाओ, क्योंकि देखने से लगेगा कि ये 6 फीट का नहीं है, 4 फीट का नहीं है। अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा लो कि भाई लंबाई 1 फीट इतनी होती है, तो ऐसा ऐसा करते हुए ये 5 फीट हुआ, ये 6 फीट हुआ, 6 पंचे 30 हो गया, ऐसा करके। तो ये तो आइडिया लगाने की बात हुई, लेकिन अगर एग्जैक्ट बताना है तो आपको चाहिए डेटा। क्या चाहिए बेटा? डेटा, जिससे हम लोग एरिया बताएंगे। अब वो डेटा क्या है, आइए बात करते हैं। कहीं पर कुछ भी समझ में अगर नहीं आएगा ना तो कमेंट करेंगे ना। चलो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सल फार्मूला, जिससे हम लोग फार्मूलाज को डेवलप करने जा रहे हैं। मतलब स्क्वायर, वर्ग, त्रिभुज, सर्कल वगैरह के फार्मूला जो एरिया का होता है वो बनता कैसे है, उस चीज पर मैं लेकर के आपको आने जा रहा हूँ। देखिए देखिए भाई, तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि लिख लो नोट करके, बड़ी स्पेशल पॉइंट है ये, बहुत स्पेशल पॉइंट है, ठीक है। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात होगी और यहीं से सारे इमेज बन जाएंगे अपने आप। किसी चतुर्भुज के आधार और ऊपरी भुजा, आधार और जो ऊपरी भुजा होगी ना, समान लंबाई के हों, उनकी जो लेंथ हो वो समान। आधार और ऊपरी भुजा अगर समान लंबाई के हों तो हर उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, मुझे पता है इतना आप लोग भगा के देख लोगे, क्यों? चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा क्या होगा? हर उस आकृति का एरिया होगा आधार गुने ऊंचाई, मीन्स बेस इनटू हाइट। अब समझो, इतने कॉन्सेप्ट से हम किसका किसका एरिया बता सकते हैं, उसके बाद किसका किसका नहीं बता सकते। उस चीज पर आ जाओ। कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसके बेस की लंबाई उसकी ऊपरी भुजा की लंबाई के बराबर है, तो हम कहेंगे कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा बेस इनटू हाइट। कोई डाउट किसी को? बताओ भाई। आई होप डाउट ना हो, बट अगर है तो मेरे को शेयर करिए भाई। एनी कस्ट या एनी डाउट? चलो देखिए, जैसे मैं बात करूं स्क्वायर की,
किसके बारे में? स्क्वायर। एक वर्ग होता है, आयत है, ठीक है। अगर मैं बात करता वर्ग को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो रोम्बस बनेगा। ये सब प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो। कहाँ पे पढ़ चुके बेटा? ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है ज्योमेट्री में। और इसको और तिरछा कर दे तो समांतर चतुर्भुज बनेगा। अगर मुझे इन सब की लंबाई पता है, ये ए बी सी डी है, ये भी ए बी सी डी, सबकी लंबाई मैं लिख दूं, ये भी ए बी सी डी है, एंड दिस इज ऑल्सो ए बी सी डी। अभी मेरे को बताओ, इन दोनों में अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं तो एरिया के लिए मुझे क्या करना होगा? वर्ग था ना, इसको स्क्वायर बोलते हैं जिनको ना पता हो। आयत है ये, इसको कहते हैं समचतुर्भुज, या अंग्रेजी में कहेंगे रोम्बस। ये समचतुर्भुज है और ये है समांतर चतुर्भुज। प्रॉपर्टी आप सबको पता होगी, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। सभी भुजाएं बराबर होती हैं इसमें। ऑल साइड्स के लिए आप ए लिख सकते हो। सभी भुजाओं को क्या लिख दे? ए। तो इसका एरिया लंबा, आधार गुने आधार कितना? ए है। हाइट कितनी? ए है। दैट्स वाई ये भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर हुआ। इसमें आमने सामने की लंबाई को चूंकि बराबर होती है, इसको एल से लिख दूं, एल से डिनोट करा जाए, इसको डिनोट करा जाए बी से। तो अब ये जो एल एल है लंबाई और ये चौड़ाई, ये भी 90 डिग्री पे था। दैट्स वाई आधार गुने ऊंचाई से लंबाई गुने चौड़ाई बना, मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस में दो फार्मूलाज होते हैं एरिया के लिए। एक तो बेस इंटू हाइट, यही वाला। एक होता है विकर्णों का गुणा बटे दो। वो कैसे डेवलप होता है अभी देखते हैं, सुनिए पहले। बेस इंटू हाइट तभी लगाएंगे जब आधार की लंबाई ऊपरी भुजा के बराबर। ये चारों इमेज ऐसी थी जिसमें जितनी बेस की लंबाई है, लेंथ है, उतनी ही ऊपरी भुजा की लंबाई है। सी डी बराबर हमेशा ए बी के है, इसमें भी सी डी बराबर ए बी, सी डी बराबर ए बी, और इसमें भी सी डी बराबर ए बी। सब में है, इन चारों चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? बेस इंटू हाइट। रोम्बस में भी अगर आपको किसी माध्यम से बेस पता चल जाए, बेस मतलब भुजा की लंबाई, ठीक है, लाइक ये ए अगर है तो हम हाइट देखेंगे यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री पर। ये हमेशा हाइट किस पे ली जाएगी? 90 डिग्री पे, समझ रहे हो? सो ए इंटू एच कर देंगे। इसमें भी अगर इसकी भुजा की लंबाई आप एल देख रहे हो तो हम ये देखेंगे कि 90 डिग्री पर कितना बन रहा है। ये 90 डिग्री पर देखेंगे, ठीक है। ये एच है तो हम इसमें कहेंगे लंबाई या आधार गुने ऊंचाई एच, ठीक है। बेस इंटू हाइट, इन सब में। आखिर ऐसा कैसे होता है और आकर के देखते हैं। ये बात समझ में आ गई। बेस इंटू हाइट से ही हम ट्राइंगल का एरिया भी, क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी और सर्कल का एरिया भी, सबका प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इन चारों के लिए तो आपने समझ लिया भाई कि बेस इंटू हाइट होता है। बाकी एक कॉन्सेप्ट और समझो। अगर आपने पढ़ा हो कि भाई दो पैरेलल लाइंस हो, समांतर लाइन हो, तो दो समांतर लाइन को ना जब कोई तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करती है, दो समांतर लाइन को तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और ऐसे सारे एंगल्स क्या होते हैं? वो बराबर होते हैं। तो मैं कह रहा वो नहीं पढ़ाने जा रहा मैं तो कुछ और बताने जा रहा हूं, ठीक है। मैं क्या बताने जा रहा हूं समझो। हमने करा एक स्क्वायर ले लिया यहां पर, या एक रेक्टेंगल ले लिया। ये रेक्टेंगल हमने बना दिया, लंबाई इसकी ए बी है और ये आधार है सी डी। तो अभी इसमें जो ए बी की लंबाई है ना वो सी डी के बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो जो ये सी डी की लंबाई हुई ना, सी डी की लंबाई, एरिया अगर मैं निकालूं इसका और क्षेत्रफल मैं बताऊं, सी से डी की लंबाई, मतलब ये बेस हो गया, और हाइट कितना है? बी से सी की लंबाई, बी से सी की लंबाई। तो एरिया ये होगा सी डी इंटू बी सी। 90 डिग्री पे था, बोलो बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको आ रही होगी। बट अगर मैं इस वाले एडी को थोड़ा सा झुकाऊं, उतना ही जितना बीसी को झुका रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको झुका दूं, मैंने इसको ऐसे कर दिया कि ये एक लाइन इधर से गुजर गई ऐसे, ये जो सी डी था ना इसको मैंने तिरछा करा। अब ये अगर मैं लिख देता हूं कि ये पॉइंट है एक्स और वाई, ये पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है।
तो अगर ए बी बराबर सी डी था और उतना ही बराबर मैं एक्स वाई के भी रखूं, ये जो एक्स वाई की लेंथ है वो भी सी डी की लंबाई के बराबर, बेस की लंबाई ऊपरी भुजा के बराबर, तब भी इसका एरिया जो होगा वो वही रहेगा सी डी इंटू बी सी, मतलब ये वाली हाइट के बराबर। अगर हम लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई सी डी, इसका भी क्षेत्रफल उतना ही रहेगा जितना पहले वाले का था, जो हम लोग पीले से डिनोट कर रहे थे ना, जो हम लोगों ने पीले से दिखाया था ना, जितना वो था उतना ही ये भी रहेगा। अगर हम एक और नई बना दें, बोलो बात समझ में सबको आ रही कि नहीं, थोड़ा सा डाउट वगैरह होगा तो मुझे शेयर करिए। अगर हम एक लाइन और खींच दें इसमें और उस लाइन को ऐसे दिखाए, थोड़ा सा और तिरछा ले जाए, इतना तिरछा और झुका दे, इसको आप ना और झुका दो, चाहे जितना आप झुका दीजिए, मेरी बात समझ रहे हो। इसका एरिया अगर ऊपर वाली भुजा की लंबाई, जैसे मैं इसका नाम रख दूं, यहाँ पे मैंने नाम रख दिया m है, मैंने नाम रख दिया n है, तो अगर ये ए बी सी डी एक्स वाई और एम एन, मतलब जितनी भुजा बेस की है अगर उतनी ही भुजा टॉप की होगी, ठीक है, जितनी भुजा बेस की अगर उतनी भुजा ऊपरी वाले की है, तो हमेशा इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल कितना रहेगा, सेम, मतलब बेस इंटू हाइट। और इसी वाले कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने बनाया था पिछले वाले सभी इमेज का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम एन सी डी, समझ रहे हैं। जितना एरिया मैंने इन चारों का दिखाया, ये सारे कॉन्सेप्ट यहीं से बने थे कि मुझे केवल बेस चाहिए और हाइट चाहिए, इन सभी इमेज का मैं एरिया बता सकता था। कोई डाउट हो तो शेयर करिएगा, ना डाउट हो तो आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, ये बातें थी क्वाड्रिलेटरल्स को लेकर के। जरा आता हूं मैं थोड़ा सा और दूसरे टाइप की इमेज को समझा दूं। एक समलंब चतुर्भुज आता है, बनता है, समलंब की प्रॉपर्टी पर आते हैं, उसको समझते हैं थोड़ा सा। समलंब चतुर्भुज के बारे में सीखते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा वो चारों बाकी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सीख लिया। समलंब चतुर्भुज क्या कहता है और समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इससे एरिया कैसे बनाते हैं, उस चीज पर आते हैं। देखिए, ट्रेपीजियम जो होता है एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल इमेज होती है, एक ऐसी चार भुजाओं से बनी आकृति होती है जिसमें दो भुजाएं इसकी पैरेलल होती हैं और बाकी जो दो साइड्स होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं। पैरेलल समझते हो, समांतर होती हैं। अब जो ट्रेपीजियम की इमेज होगी वो कुछ ऐसी भी बनती है, जैसे ये है, ठीक है। या आप ऐसे भी बना सकते हो कि कोई दो लाइन पैरेलल ले लो, ऐसा मैं कर लूं, मैं ऐसे कर लूं और इसको बना दो, ठीक है। ऐसे भी बनाते हैं कई लोग। ट्रेपीजियम वैसा भी बनाते हैं कि भाई इधर बना दें, इधर छोटा है, इस तरीके से भी। तो यहां पे अगर मैं नाम रखूं ए बी सी डी और इसके नाम रख दूं ना ऐसे ए बी सी डी, या मैं इसका नाम रख दूं ए बी सी डी, तो यहाँ इन तीनों में जो पैरेलल लाइन है वो है ए बी और ये पैरेलल है सी डी के, इन तीनों में। इसमें भुजा ए बी इस वाली भुजा के पैरेलल है और बाकी इन दोनों में ऊपर वाला नीचे वाले के समांतर है। अगर ऐसी चतुर्भुज बनते हैं ना, केवल दो भुजा समांतर होंगी और दो नहीं होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं ट्रेपीजियम या समांतर चतुर्भुज। और अगर मेरे को ऐसा इमेज दिखा और मुझे इसका एरिया निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने तो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना कि बेस इंटू हाइट से एरिया निकालते हैं, आधार गुने ऊंचाई से निकालते हैं जब बेस की लंबाई ऊपरी लंबाई के बराबर होती है तब। बट लंबाई कहाँ बराबर है इसमें तो लंबाई अलग अलग है। तो मैं कहूँगा आप इसको ऐसे बनाओ ना, ऐसे थोड़ी बनाओ, आप इसको ना ऐसे बनाओ। देखो, इसमें जो भुजा, ये वाली भुजा थी ए बी सी डी वाली, इसको हटाते हैं हम लोग। कोई दिक्कत होगा तो मुझे शेयर करना, ठीक भाई। देखो, इसमें से क्या करते हैं कि हम लोग इसको कट कर लें यहाँ से, जबकि ऊपर वाली लंबाई नीचे वाली लंबाई के बराबर नहीं थी। मैं मान लूँ कि ये x है, मैं मान लूँ ये y है, और इनके बीच की जो दूरी है ये लंबवत दूरी लेते हैं, आप सबको पता है। इसकी दूरी को मैं मान लेता हूँ h है, हाइट है। तो जब भी ट्रेपीजियम के लिए निकालना होगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी लंबाई को काट दूँ, इसकी लंबाई को अलग काट लूँ। अब मेरे पास जो ये ट्राइंगल बना, ये जो ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल के साथ में एक काम करते हैं। पूछे क्या करते हैं? अगर मैंने यहाँ से ट्रायंगल कट करा, अब जो ये त्रिभुज मेरे साथ में बन के आया, ये जो दो त्रिभुज बने ना, तो इधर वाला ट्रायंगल को उठा के यहाँ एडजस्ट करा दो, और जो ये इस साइड वाला ट्रायंगल है ना,
इस साइड वाले ट्रायंगल को उठा के अगर हम यहाँ पर एडजस्ट करा दें तो मेरे पास जैसे ही मैं रखूँगा ना, जैसे ही मैंने एडजस्ट कराना है, तुरंत मेरे पास जो इमेज बनी ना वो ऐसी रेक्टेंगल की हो जानी है। कोई डाउट हो तो बताओ। इस वाले इमेज को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं, अरे ये ट्रायंगल जा करके यहाँ जुड़ जाएगा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज यहाँ जुड़ जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर ऐसा करने से जो ये हाइट है ना h, जो ये हाइट थी h, वो तो h रहेगी, हाइट तो उतनी रहेगी, लेकिन जो x की लंबाई है वो y से घट करके, y पूरी लंबाई थी, y की लंबाई इतनी और इतनी लंबाई घट के आके यहाँ जुड़ जाएगी। अब जो ये लंबाई हो गई ना पूरी आयत की लंबाई, वो लंबाई हो जाएगी इन दोनों भुजाओं का एवरेज। मतलब ये कि जितनी लंबाई दो समांतर भुजाओं की थी उन लंबाई को जोड़ दे और आधा कर ले तो मुझे इसकी लंबाई पता चलेगी। एक आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, अभी देखा, बेस इनटू हाइट होता है। दैट्स वाई जब भी कभी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलेंगे, ट्रेपीजियम का एरिया बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बता देना तुरंत कि जो समांतर भुजाएं हैं उन भुजाओं के योगफल का आधा और गुणा मैं कर लूंगा ऊंचाई, हाइट का गुणा या उनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी, इससे हम लोग बताते हैं ट्रेपीजियम का एरिया। इस पर और अच्छे से डिस्कशन करते हैं। इसमें डायगोनल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें एंगल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं कि एंगल आमने सामने के बराबर होते हैं, कैसे क्या होता है, केवल एरिया है। तो दो समांतर जो भुजाएं होंगी उनको जोड़ करके आधा कर लीजिए और उनके बीच की लंबवत दूरी से गुणा कर दीजिए तो एरिया निकल के आता है। अभी बात हुई 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। जरा देखते हैं त्रिभुज के जो एरियाज होंगे उनके कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं, सर्कल के कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं, उसके बाद में हम इन पर एक एक करके एक टॉपिक को समझते हैं। वॉल्यूम का भी, जब वॉल्यूम शुरू होगा तो वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट इसी के तरीके से समझेंगे। अभी लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे, लेकिन समझते हैं। अभी समझते चलते हैं कि हमारे पास जितनी प्रॉपर्टीज आती जा रही हैं उनसे रिलेटेड हम बातें कैसे करेंगे। देखिए, एक रेक्टेंगल था, आपको पता है बेस इंटू हाइट से हम इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। जब पूरा रेक्टेंगल था तब तो इसका एरिया था बेस इंटू हाइट। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि मैंने इसमें एक विकर्ण खींचा और इस विकर्ण को खींचने के बाद में इतने त्रिभुज का एरिया बता दीजिए, ये जो बना, तो आप सबको लगेगा कि सर ये तो पूरे त्रिभुज, पूरे क्वाड्रिलेटरल का आधा हुआ पूरे आयत का, क्योंकि 90 डिग्री पे था। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। त्रिभुज का एरिया अगर निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा पूरे के क्षेत्रफल मतलब बेस इंटू हाइट का आधा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, जो मिलेगा उस चीज़ को देखते एक बार। देखो, कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाने शुरू करे, ये पहला ट्रायंगल है मेरे पास, ये दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास, और ये तीसरा ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक भाई। चलो, तो मैंने आपको ना 3 ट्रायंगल आपको दिए बना के। अभी समझो, इसमें अगर मैं लंबाई चौड़ाई मानता कि ये A है, B की लंबाई है, C है, ऊपर से नीचे तक यहाँ पे एक लंबाई आई है H, इसको मैं डिनोट करूँ H से, ABC है, और इसमें मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दूँ, ये H है। ये लंबाई ABC त्रिभुज की 3 भुजाएं की लंबाइयाँ हैं, और इस पर मैं एक हाइट बना दूँ H। अब इन तीनों त्रिभुज के लिए जब आप एरिया पता कर रहे होंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। कोई कहेगा कि सर ये वाला फार्मूला तो केवल समकोण त्रिभुज के लिए होता है। जी हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो है ही, क्योंकि वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो ये बेस हो गया, ठीक है ना, कर्ण का यूज नहीं करना, ये हाइट हो गई। सो 1/2 बेस इंटू हाइट से हम इसका एरिया बता सकते थे। बट अगर मेरे पास में जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ना हुआ, ऐसा त्रिभुज हुआ जिसमें आपको हाइट पता चल जाए और बेस की लंबाई पता चल जाए, तो चाहे जैसा त्रिभुज हो, न्यून कोण अधिक कोण या चाहे जैसा होगा, आप उसका भी एरिया इससे बता पाओगे। सो एरिया के लिए क्या करेंगे, इसमें मैं कर लूंगा 1/2। थोड़ा सा समझिएगा, गलती होगी गलती होगी गलती होगी। अगर मैं पूछूं इसमें बेस क्या है, तो आप कहोगे नीचे भुजा क्या है भाई, C, और ऊपर हाइट क्या है भाई, तो H, 1/2 C इंटू H, ये हो गया एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को, क्षेत्रफल हो गया। इसमें आ जाता मैं एरिया बताता तो 1/2। अब इस बार C थोड़ी लेंगे, बेस की लंबाई या आधार की लंबाई वो लंबाई होगी जिस पर आकर के हाइट गिरता है। जो हाइट होगी ना, वो जिस पे गिरेगा
वो वाली हाइट है। जैसे यहाँ वो वाली हो जाएगी बेस, ऊपर से गए यहाँ तक आए, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, तो जिस भुजा पर गिरा ना वो हाइट है, वो वाला मतलब बेस है। अभी मैं इसमें पूछूं तो इस वाले पॉइंट से गया बी पे गिरा, दैट टाइम बी हो गया बेस, और ये वाला अगर मैं पूछूं तो ये h है हाइट, तो इसलिए b इंटू एच। इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 b इंटू एच। इस ट्रायंगल का एरिया पूछते 1/2 इंटू, ये किस पे आया 90 डिग्री का कोण बना रहा a पे, सो ये a इंटू एच। समझ रहे हो, ये हो गया क्षेत्रफल आपका इस वाले त्रिभुज का। बताइए अभी कोई डाउट, कोई कष्ट थोड़ा सा भी किसी को भी नहीं ना? तो हम लोगों ने देख लिया कि ट्रायंगल के ऐसी इमेज का एरिया कैसे निकालेंगे। देखो जब आप आओगे इस समकोण त्रिभुज पर, एक एक करके सब कुछ समझते चलते हैं। अभी तो मैंने केवल यही सिखाना है कि आप जब इमेज को समझ जाओ तो आप एरियाज कैसे बता पाओगे। ठीक है भाई, रुक जाओ महाराज। देखो दो दो भुजाएं, तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर अगर हैं तो हम कहेंगे कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, समबाहु, सॉरी कैसा क्वाड्रिलेटरल, कैसा ट्रायंगल है, समबाहु ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें तीनों भुजाएं भी बराबर होती है। अगर मैं सबको मान लूं ए है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2-3 कंटेंट हैं जो बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। पहली चीज, इस समबाहु त्रिभुज में जो इसकी भुजा है और जो इसकी ऊंचाई है मतलब हाइट है, उन दोनों में एक रेशियो होता है। वो रेशियो क्या है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि उस पर कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा बनेगा। तो उस कॉन्सेप्ट तगड़े को हम लोग समबाहु त्रिभुज में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको जो जो बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलना है। देखिए भाई, अगर मैं पूछता आपसे पेरीमीटर बता दो तो आप सबको पता चल जाता कि अरे 3 बार भुजा को जोड़ लेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था 3a करके। अगर मैं एरिया कहता, क्षेत्रफल कहता, तो क्षेत्रफल इसमें भी सेम वही चीज लगाते। क्षेत्रफल होता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें कहोगे कि भाई सर हाइट तो पता नहीं है, तो मैं कहूँगा अच्छी बात है, हाइट नहीं पता। एक बात याद रखो, एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है और जो इसकी ऊंचाई होती है, इन दोनों में एक रेशियो होता है। वो रेशियो पता है किसी को? इसकी भुजा में और इसकी हाइट में एक रेशियो ये होता है कि इसकी जो भुजा होगी अगर 2 होगी तो जो हाइट होगी वो √3 होगी। ये वाली भुजा में इस वाली हाइट में ये वाला रेशियो होता है। कोई डाउट किसी को? 2√3 का। तो अगर मैं यहाँ से ना इसमें आ जाता, भाई साइड तो हमने रख ली a, मतलब 1/2 मेरे पास में हो गया बेस की लंबाई a। हाइट की लंबाई के लिए कहता तो हाइट बराबर आता भुजा √3 इंटू 2। मतलब ये भी कह सकते हो इसी से कंटेंट निकाल के कि जो हाइट होगी ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में, जो यहाँ से लेकर के इसकी हाइट को हम बोलते हैं ना ऐसे, ये जो हाइट होती है h होती है, इस h की लंबाई हाइट हो जाएगी क्या, साइड इंटू √3, a√3 अपॉन में हो जाएगा 2। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूं भाई a इंटू √3 अपॉन 2, सो मेरे पास आंसर आ जाएगा √3 बाई 2 दूना 4 4 इंटू a का स्क्वायर। a क्या है, भुजा की लंबाई, और ये हो जाता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इज इक्वल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसे याद रखना है, इसी पर कॉन्सेप्ट भी बनेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका आ रहा है बेस इंटू हाइट से। बात समझ में आ रही है? एरिया जो होता है हमेशा आप बेस इंटू हाइट से किसी भी आकृति का एरिया बता सकते हो। तो अभी बेस इंटू हाइट से हम लोगों ने सारे क्वाड्रिलेटरल का सीखा, उसी से ट्रायंगल का सीखा। ट्रायंगल का समझ लो, जरा सर्कल को भी समझ लो। ठीक है, सर्कल को भी समझ लेते हैं। सर्कल के लिए प्रॉपर्टीज जो थी वो मैंने आपको सिखाई, समझाई, बता दी। क्या प्रॉपर्टी? सेंटर से इसकी डिस्टेंस को क्या कहते हैं बाबूजी, रेडियस है ये। इसका 2 गुना क्या होता है, डायमीटर, मतलब व्यास कहलाता है। व्यास कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ r। दिस इज सर्कमफेरेंस मीन्स परिधि, अर्थात मतलब परिधि, और परिधि की लंबाई कितनी होती है ये आप लोगों ने अभी देखा, 2πr होता है। ठीक है, पाई एक रेशियो है किसके किसके बीच में, वो भी आप लोगों ने सीख लिया। सर्कमफेरेंस के और डायमीटर के बीच में ये एक रेशियो होता है, इसी से व्यास का गुणा करके ये बन जाता है। और इसी वाले रेशियो को हमेशा 22/7 या 3.14 से हम लोग डिनोट भी करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मेरे को देखना होता कि भाई इसका एरिया कैसे बना, तो एरिया कैसे बना इसके लिए समझिए ना।
मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में एक सर्कल था, उस सर्कल को हमने ना धागे से बनाया था, ऐसे 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 रोटेट करके। तो इस वाले सर्कल को अगर हमने धागे से बनाया था, ये ऐसा धागा था जिसको बार 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 एक दूसरे के ऊपर लपेट करके बनाया गया। ध्यान से सुनो, समझ में कब तब आएगा, समझ में सब आएगा। और हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही तब आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं? चलो, मतलब आप समझ गए कि भाई ये वाला एक सर्कल था, इस सर्कल को हमने एक धागे से बनाया। कोई डाउट तो ना हुआ किसी को? अगर हमने इस सर्कल को धागे से बनाया तो अब मैं कह रही कि भाई इस सर्कल को ना ऐसे काट दो, यहां से लाओ, सेंटर तक से काट दो। जैसे ही काटोगे आप तो ये ऐसे प्रसार होके खुल जाएगा। अब जब खुलेगा तो आप मुझे खुद ही बताओ, जो बाहर वाली लंबाई थी वो तो लंबी सी लंबाई बन के आएगी। ये जो बाहर है ना, बाहर ये जिसको आप परिधि बोलते हैं ना, सरकमफेरेंस, तो जो परिधि होगी वही परिधि तो यहाँ भी रहेगी। मतलब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2πr खोलने पे। इतनी बात समझ में आ रही है? कोनो डाउट तो नहीं? तो जैसे हमने प्रसार करा हमें पता चल गया कि इसकी लंबाई इतनी आ रही। ठीक, अभी देखो, अब इसके अंदर वाली जो जो लंबाई होगी ना वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। इतनी लंबाई, इसके अंदर वाली लंबाई और छोटी होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी। कहीं कोई डाउट वगैरह होगा तो मुझे शेयर करना। और छोटी होती जाएगी, ऐसे छोटी छोटी होती जाएगी। नहीं समझ पा रहे हो? अरे इसको जब फोल्ड करोगे ना तो यही जा करके बनेगा। ठीक है, इसको मैं फोल्ड कर दूं तो फिर से आकर के सर्कल बनेगा। ये मैंने समझाने का प्रयास करा कि जब मैं इसको ऐसे प्रसार करूंगा, खोल दूंगा, तब तो ये बनेगा, फिर से फोल्ड कर दूंगा तो सर्कल बनेगा। अब जितना एरिया इस वाले ट्रायंगल का है बाबूजी, उतना एरिया इसका भी होगा। और जरा देखो तो सेंटर से परिधि की दूरी को कहते हैं रेडियस। आपने प्रसार करा तो ये दब थोड़ी जाएगा, ये रेडियस ही रहेगा। इसकी हाइट रही r। एक ट्रायंगल था जिसका बेस पता है, हाइट पता है। इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना हो तो निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से। 1/2 बेस हो गया 2πr, हाइट हो गया r, और अगर मैंने गुणा कर दिया तो 2 से 2 काट डालूंगा, आएगा πr²। एंड दिस इज द सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ एनी सर्कल। बताओ एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। ये रहा इसका प्रूफ। भाई कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बताना, आ गई हो तो जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आज तुम लोग इतनी मैथ्स की क्लास देखो कि तुमको सब कुछ पीला पीला दिखाई दे। मैं भी पीला पीला और काला दिखाई दे, काला पीला काला पीला। इतनी बातें क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी को हुआ हो इसने में से तो बताइएगा। तो अभी तक के सेशन में मैंने आपको जो पढ़ाया इसको देख लो जरा। देखिए भाई, मेंसुरेशन से शुरू करा। मेंसुरेशन में आपको टोटल क्या पढ़ना है एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद में हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। लेकिन अभी जो बोलने वाला हूँ इस चीज़ को सुन के जाओ। देखो, हम लोगों ने पढ़ा कि मेंसुरेशन में हमें जिन जिन आकृतियों के बारे में पढ़ना है वो आकृतियाँ हैं वर्ग, वो आकृतियाँ हैं आयत। आकृतियों में नाम आएगा समचतुर्भुज का अर्थात रोम्बस का। आकृतियों में नाम आएगा समांतर चतुर्भुज का, मीन्स पैरेलल ग्राम या समांतर चतुर्भुज। आपको इसमें समलंब चतुर्भुज भी पढ़ना है, ट्रेपीजियम जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रेपीजियम। इसके बाद जब आप आओगे त्रिभुज में, तो त्रिभुज में जितने टाइप के त्रिभुज होंगे, फिर चाहे वो समबाहु हो, समझ रहे हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, समद्विबाहु हो, मैं सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या क्या आता है वो आप देख लेना। समद्विबाहु हो, समकोण त्रिभुज हो या एक्स्ट्रा जो भी बने, न्यून कोण अधिक कोण, उस पर भी। वृत्त भी सीखेंगे। ये तो हो गई एरिया के बारे में बातें। 3D पर आओगे तो 3D में हम लोग घनाभ, ठीक है, बेलन, ये बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है पता है। बेलन है, शंकु है, गोले के बारे में पढ़ना, गोला है, अर्धगोला है,
अर्धगोला हो गया, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। इसी में आपको प्रिज्म और पिरामिड के बारे में भी पढ़ना है। सो हमने जो अभी तक सिखाया कंसेप्ट वो तो सिखाया केवल एरिया एंड पेरीमीटर का, दैट इज पेरिया क्या है अभी, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे चाहे जिस इमेज में आ जाए, एरिया हो जाना है। क्षेत्रफल के लिए सीखा कि 1 यूनिट साइड वाले अगर हम नंबर ऑफ स्क्वायर को गिन लेते हैं तो वही हो जाता है एरिया, चाहे 1 के यूनिट में एक स्क्वायर गिनो चाहे ऐसी इमेज का। फिर वहीं से समझा कि ये जो 2000 वर्ग फीट लोग बोलते हैं, 2 लाख वर्ग किलोमीटर बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इससे क्या समझ में आता है। समझने के बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि बेस इंटू हाइट हम हर उस चतुर्भुज में लगा लेंगे जिसमें जितनी लंबाई बेस की होती है उतनी ही लंबाई टॉप की हो। जितनी लंबाई बेस की अगर उतनी लंबाई टॉप की होती तो हर उस 2D इमेज का या हर उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाता बेस इनटू हाइट। और इस पर हमने ये 4 चीज़ों के फार्मूलाज डेवलप करे। फिर हम लोग आ गए थे ट्रेपीजियम पर। ट्रेपीजियम ये नहीं है, मतलब इसका तो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। ट्रेपीजियम जब भी कहा जाएगा तो 2 समांतर भुजाओं को जोड़ करके आधा कर लेंगे और हाइट का मल्टीप्लाई तो इसका एरिया निकल आएगा। देन ट्राइंगल पर आए, सभी टाइप के ट्राइंगल्स को सीखा, इसको भी सीखा। हालांकि एक ट्रायंगल और है, स्केलेन है, उसको भी मैं दिखा देता हूं भाई। चलो देख ही लेते हैं, उसके बाद में हम लोग ये क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा दूं, मैं नहीं मिटाऊंगा। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे ही वहीं बगल में जो नोट्स वाला पार्ट है ना वहीं पे दिख जाएगा, तो उसको देख करके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं एक स्केलेन की, स्केलेन मतलब ऐसा जिसपे तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों। तो अगर बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज की, अब इस विषम बाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो वाला भी एरिया निकलता है 1/2 बेस इंटू हाइट से। हाँ, 1/2 बेस इंटू हाइट से ही निकलता है, लेकिन कैसे आप निकालोगे उसको बताने में बड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू दे देता हूं भाई। पेरीमीटर निकालेंगे a + b + c करके, देन आप बताओगे सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप बताओगे। अर्ध परिमाप को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। चूंकि सेमी पेरीमीटर का फर्स्ट लेटर होता है एस से, दैट्स वाई इसको हम लोग डिनोट करेंगे एस से, और एस हो जाएगा a + b + c का हाफ, तीनों के योगफल बट्टे 2। अब अगर मेरे से कहा जाता है क्षेत्रफल बतला दीजिए, तो क्षेत्रफल बतलाने के लिए इस वाली आकृति का जब भी एरिया बताना होगा, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद s कॉमन लेके सभी भुजाओं को एक एक करके इससे घटाएंगे, s - a, s - b, s - c, और उसके बाद में हम बता देंगे बस 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 यही तो है क्षेत्रफल। ये जो फार्मूला डेवलप हुआ, इस फार्मूले को बताने वाले पहले मैथमेटिशियन थे हीरोन्स, उनके नाम पर बोला जाता है हीरोन्स फार्मूला या फिर हीरो का सूत्र, ठीक है। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। जब आपको 3 साइड पता हो तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। अब आयतन का जो कॉन्सेप्ट बचता है वॉल्यूम का, उस वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले लगातार जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं उनको देखिए। इस लगातार वीडियोस में हम लोग जितना 2D के इमेज पर सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को एक एक साथ में लेके करके सभी चीज़ों को सीखेंगे। आई होप आप सारी बात समझ पाए हो। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास कल, हाँ कल मिलता हूं मैं, ठीक है, इसी वाले टाइम पर आपके अपने एप्लीकेशन पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें आप, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त रहें। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद।